आज की क्लास में फिर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म है, और रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म में मैंने आप लोगों को 5-6 फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने जो मेरा फॉर्मूला था वो मैंने आपको पढ़ाया था म्यू बराबर डेल्टा बराबर म्यू इंटू ए माइनस 1, जो कि रिप्रेजेंट करता रहा था आपका मिनिमम डेविएशन किससे रिलेटेड फॉर्मूला। और इसके अलावा और भी मैंने आपको 5-6 फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसमें r1 प्लस r2 इक्वल टू a था। उसके बाद डेल्टा बराबर i1 प्लस i2 माइनस a था। थर्ड फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म के लिए मैंने पढ़ाया था r बराबर a/2 होता है। फिर आपको इसी में एक और था कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था आपका वहां पे जो निकालना मैंने सिखाया था वो आपका sin a प्लस डेल m, उस केस में जब थिन प्रिज्म रहेगा तो sin i प्लस डेल m dm डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin r/2। फिर आपको मैंने और भी दो फार्मूला लास्ट में पढ़ाया था, जिसमें कि आपका ये आपका एक लास्ट फार्मूला था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि आपका मिनिमम डेविएशन जो होता है वो a टाइम्स म्यू माइनस 1 आ जाता है। ये सारे जो मैंने फार्मूला बताया था ये आपको प्रिज्म से रिलेटेड था। बट अब मुझे डिस्कस करना है कि अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ए रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब आपको उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर वो इंटर करती है तो पहले मीडियम और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस मालूम हो, तो उस केस में आपका क्या फॉर्मूला आता है उसका एनालिसिस हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग का टॉपिक हो गया, आप लोग लिख लें अच्छे से रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस में अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं रिफ्रैक्शन ऑन कॉन्केव सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑन कॉन्वेक्स सरफेस, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊं, एक ऐसा वे बताऊं जो आप लोगों के लिए इजी रहे। क्योंकि होता क्या है कि आपको जैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स जब कभी आपको कोई जनरल फॉर्मूला पूछे, जैसे कि मैं आपसे सवाल करूं कि रिफ्रैक्शन डिड्यूस द फॉर्मूले for refraction on a spherical surface when u v r and mu1 mu2 are given, मतलब ये सारी चीजें अगर दिए रहे तो उसके लिए फॉर्मूला, तो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेकर के नहीं सॉल्व कर सकते, आपको जनरल सिचुएशन लेना पड़ेगा या आपको केस मान करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्फेरिकल सरफेस की बात करूं तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब होता है दो तरह के सरफेस, या तो सरफेस कॉन्केव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे। तो वी हैव टू डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर ईच कंडीशन, दैट मींस on concave surface and also for convex surface, दोनों सरफेस के लिए मुझे फॉर्मूले को डिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा दूं कि कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ मैं कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन की बात करूं। तो अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो वो जो मेरी फिगर है इस तरह से कुछ आती है। फिगर थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन बनाऊं ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। बस फिगर में ही है थोड़ा सा ना हल्का सा मैथमेटिकल चीज आ जाती है। देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस है ना, इसका मतलब ये भी अगर इसको नहीं समझते तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है और mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय r। ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को मुझे डिड्यूस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला मुझे डिड्यूस करना है तो एक पर्टिकुलर इमेज सिचुएशन को मैं डिड्यूस करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक इमेज सिचुएशन को लेता हूं। देखिएगा कि मैं मान लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये मेरा पोल होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैं मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे लाई है। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहां पे लाई है तो डेफिनेटली उससे लाइट रे इंसिडेंट करेगी। मान लिया मैंने ये लाइट रे इंसिडेंट की, लाइट रे जब इंसिडेंट करती है तो सबसे पहले हम लोग को क्या होगा कि एक इमेज बनेगी। तो मान लिया कि ये अल्फा डिग्री से ये लाइट रे क्या हुआ, इंसिडेंट किया। अब ये लाइट रे जब इंसिडेंट किया, ये मेरा कौन सा सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस है। तो आप लोग लिख लीजिए कन्वेक्स सरफेस। अगर चाहे तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑन कन्वेक्स सरफेस। अगर ये लाइट रे इंसिडेंट किया एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा से, मान ले कि ये इंसिडेंट किया, तो डेफिनेटली रूप से ये इंसिडेंट किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये डाइवर्ज करेगी।
क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स सरफेसेस इट डाइवर्जेस द लाइट रे, वो क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करता है तो इस तरह से कहीं जाएगी, मान लिया कि ये लाइट रे उधर डाइवर्ज करती है। अब ये बात आती है कि ये डाइवर्ज कर गया, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये मेरा डाइवर्ज कर गया। अब ये डाइवर्ज कर गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे तो यहाँ पे इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली सबसे पहले मैं एक मान लिया यहाँ पे आपका ये मेरा मान लिया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब देखिए इमेज बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए लाइट रे, 2 लाइट रे। अब देखिए एक जनरल सिचुएशन अगर मैं ले लूंगा तो उस केस में क्या होती है कि थोड़ा मैथमेटिकली जो होती है ना, जनरल सिचुएशन का मतलब कि आप इसे इमेज ही बनाने की बात है, तो मैं किसी तरह से भी लाइट रे को इंसिडेंट कर सकता हूँ। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, दूसरा लाइट रे को मैंने दूसरा लाइट रे को हम मान लीजिए कि थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पास करा दिया। तो ये सारी कंडीशन डिफरेंट टाइप की 5-6 कंडीशन से हम लोग बना सकते हैं इमेज, लेकिन मैं उन सारे इमेज सिचुएशन को नहीं लेकर के एक ऐसी सिचुएशन को लेता हूं जो मेरे लिए इजी हो, ताकि मैं मैथमेटिकली वहां पे इजीली एनालिसिस कर सकता हूं और नॉट वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। देखिए तो मैं क्या किया कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मान लिया कि मेरा इमेज यहाँ पे बनेगी, तो इमेज यहाँ पे तो ऐसे नहीं बन जाएगी। तो मैंने क्या किया कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे को मुझे इंसिडेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पार्टिकुलर एंगल से मैंने लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया ऑन ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ दिस मिरर। तो इस मिरर के मैंने कॉन्वेक्स सरफेस पे इस लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस, दैट मींस ये इस डायरेक्शन में चलेगी। और दूसरी लाइट रे को क्या किया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर दिया। दूसरी लाइट को क्या किया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस उसको इंसिडेंट कर दिया। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको इंसिडेंट कर दिया तो डेफिनेटली रूप से ये क्या करेगी, इस तरह से चली जाएगी। तो अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। मैंने मान लिया ये मेरा एंगल अल्फा बीटा है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट रे दूसरी लाइट रे यहाँ पे जाकर के, तो जब लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है तो विदाउट डेविएशन इट गोज इन अदर मीडियम। तो बिना डेविएशन ये दूसरे मीडियम में क्या होते हैं, इंटर कर जाती हैं। अब उसके बाद की बात है तो आप देखिएगा ये मेरा बीटा हो गया। तो डेफिनेटली रूप से अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइट रे को क्या करता हूँ, ये लाइट रे नहीं है कि आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना जो लाइट रे जाती है ना, ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देता है। तो ये नॉर्मल का रोल करेगा यहाँ पे, ये मेरा नॉर्मल का काम करेगा। अब कुल मिलाकर के ये मेरा जो हो गया वो कंप्लीट फिगर हो गया, और मैंने मान लिया कि ये जो सी है ना वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये जो नॉर्मल है ना, ये मतलब इस सरफेस पे नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो ये जो है ना सी, ये मान लिया कि आपका एंगल थीटा बनाता है। अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो ये मेरा पी हो गया, ये ओ हो गया, ये मेरा आई हो गया। मान लिया कि ये जो आपका यहां तक आप लोग मान लिए, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को मान लिया, तो इन सारी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लिख लेंगे लेट ओ इज इक्वल टू आपका हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई जो हो गया इमेज ऑफ ओ का इमेज हो गया, ठीक। सी जो मेरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलिए पी मेरा पोल हो गया, पोल हो गया। अब इतनी चीजें अगर आप लोग समझ गए तो अब इसमें शेष रहा नहीं, बस छोटी छोटी सी बातें आप लोग केवल ध्यान रखेंगे, बस इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहला एक्सप्रेशन की तरफ आप लोग ध्यान देखेंगे कि ये जो मेरा एंगल है ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा क्या है, इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। तो मैंने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख दिया। अगर आपने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख दिए तो अब इसके बाद की बात हम लोग करते ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि ये मैंने आई मान लिया। अब अगर इसको हम आई मान लिए तो देखिएगा
नाउ सबसे पहले ये जो आई है वो आई बराबर मेरा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, अगर मैं मान लिया इसका नाम इस पॉइंट को मान लिया मैं ए रख दिया, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी अगर मैं बात किया तो देखिएगा क्या होगा आपका इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में मैं क्या बोल सकता हूं एंगल आई बराबर थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं यहां के बाद देखिएगा थीटा प्लस अल्फा हो गया। अगर मैं इसके बाद की एंगल को फाइंड करने का कोशिश किया तो एंगल आई बराबर क्या होगा थीटा प्लस अल्फा, देखिएगा एंगल आई बराबर थीटा प्लस अल्फा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इस बीटा और थीटा, ये थीटा अल्फा हो गया, फिर मैं इसी एंगल के लिए दूसरा बात अगर करूं, देखिएगा ध्यान से आप लोग एकदम, अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और अगर इसका नाम मैंने एम रख दिया, मान लिया क्या रख दिया एम रख दिया, अगर ये मेरा एंगल एम हो गया तो इसके बाद क्या है देखिएगा आप लोग ध्यान से। हाँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एंगल आई बराबर थीटा प्लस अल्फा एक्सप्रेशन लाया। अब जो है नेक्स्ट एंगल, इसके बारे में देखिएगा, नेक्स्ट एंगल में एंगल आई बराबर थीटा प्लस अल्फा आया। नेक्स्ट अगर मैं एंगल बात करूं तो इन ट्रायंगल ए आई सी में अगर बात करूं तो देखिए मेरा एंगल आई है, ये राइट रे जो था इसको ब्रेक कर लीजिए पहले, ये तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब ये मेरा जो एंगल आई हुआ यहाँ पे डेफिनेटली रूप से मेरा ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर क्यों होगा, ये तो आपका इस पे परपेंडिकुलर होता है और ये आपका रे क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो डेफिनेटली रूप से मैं इसको आर से डिनोट कर दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए आई सी, इन ट्रायंगल ए आई सी अगर मैं बात करूं तो यहां पर थीटा बराबर आर प्लस बीटा कर देंगे, थीटा बराबर आर प्लस बीटा, तो यहां से मैं कह सकता हूं आर बराबर थीटा माइनस बीटा, ये मेरी आ गई, दो पॉइंट आ गई। एंगल आर एक हो गया मेरा एंगल आई बराबर थीटा प्लस अल्फा और दूसरा एंगल आर बराबर आ गया थीटा माइनस बीटा। ये दो इस फिगर से मैंने आपका एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, ये मेरा 1 और 2 आ गया। अब अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिए तो आप देखिएगा आप लोग स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, तो लिख सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। आप लोग जानते हैं कि म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। ये कौन सा एक्सप्रेशन है स्नेल्स लॉ है। अगर ये स्नेल्स लॉ म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r है तो अब देखिए इसको मैं मिटा लूं, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं, थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा लंबा होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो एक्सप्रेशन है ठीक, तो अब यहां पे लिखिएगा फॉर पायरेक्सियल रे। पायरेक्सियल रे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लाइट रे काफी क्लोजली इंसिडेंट करेगी, मतलब बहुत ही कम डिग्री से इंसिडेंट करती है, तो वो पायरेक्सियल रे की कैटेगरी में आता है। तो पायरेक्सियल रे के केस में क्या होगा, ये सारे एंगल जो होती है साइन आई जो होगी आपका वो आई के बराबर होगा और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आप इसको लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर, आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा ये भी याद रखेंगे फॉर पायरेक्सियल के लिए साइन आई बराबर आई इज इक्वल टू 10 आई भी होता है और साइन आर बराबर आर 10 आर के बराबर होता है। अगर ये म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर हो गया, दैट इंप्लाइज दैट म्यू1 आई जो है मेरा, इस म्यू1 को म्यू1 ही रखे और आई1 को, ये जो मेरा आई है, आई को अगर मैं अल्फा प्लस थीटा लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये म्यू2 इंटू आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं थीटा माइनस बीटा। यहां तक मेरी आ गया। अब यहां पे अगर यहां तक आप लोग समझ गए तो देखिएगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, अल्फा प्लस थीटा एंड थीटा माइनस बीटा। अब इसी चीज को मैं एक लाइन और भी बढ़ा लूं, म्यू1 इंटू अल्फा को मैं लिख सकता हूं 10 अल्फा, क्यों, क्योंकि ये सारे जो ये जो मेरा एंगल है इंसिडेंट रे, ये लाइट रे जो इंसिडेंट करेगी, जब ये आपका इंसिडेंट रे ही छोटा है तो डेफिनेटली रूप से लाइट रे को जब मैं इंसिडेंट करूंगा वो भी तो काफी छोटा होगा, तो अल्फा को भी वही कंडीशन होगा 10 अल्फा और थीटा को मैं लिख सकता हूं 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू2 इंटू थीटा को 10 थीटा और माइनस बीटा को 10 बीटा लिख सकता हूं। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगर आप लोग यहां तक
समझ गए, दैट इंप्लाइज दैट म्यू1 इंटू म्यू1 इसको छोड़ दिए इंटू टेन अल्फा की अगर मैं बात किया तो टेन अल्फा इन ट्रिंगल एएमओ टेन अल्फा बराबर क्या होगा एम अपॉन एमओ, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना एम अपॉन एमओ, प्लस अगर मैं टेन थीटा की बात किया तो टेन थीटा बराबर मेरा क्या होगा एम अपॉन एमसी इज इक्वल टू, अगर ये आपका म्यू2 का म्यू2 ही रह गया इनटू ये आपका टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर एम अपॉन एमसी माइनस टेन बीटा की अगर मैं बात किया तो टेन बीटा बराबर मेरा क्या होगा एम अपॉन एम आई, यहां तक आप लोग समझ गए। तो आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में अगर देखें तो आपका एम कॉमन है तो आप आराम से एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या आप एक स्टेप हाई के लिए लिखेंगे, देखिए एम अगर इससे कॉमन लेंगे इसमें भी एम कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया म्यू1 इंटू 1 अपॉन एमओ प्लस 1 अपॉन एमसी इज इक्वल टू म्यू2 इंटू 1 अपॉन एमसी माइनस 1 अपॉन एमआई। ये मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये एमओ को देखिए तो एम मेरा यहाँ पर है, ओ मेरा यहाँ पे है, तो एमओ ये मेरा हो गया, एमसी मेरा ये हो गया, एमसी उसके बाद आपका एमसी और एमआई यहाँ पे ये आ गया। देखिए इन केस ऑफ पैरेक्सियल रे, जब पैरेक्सियल रे के केस में क्या होता है कि पोल एंड एम इज सो क्लोजली सो वी कैन measure distance from P in at the place of M, मतलब जो डिस्टेंस हम M से मेजर कर रहे हैं MO, MC, MI, इस M को हम लोग P से रिप्लेस कर सकते हैं किस कंडीशन में, इन केस ऑफ पैरेक्सियल है। तो मैं यहाँ पे देखिए पैरेक्सियल है क्योंकि दोनों काफी क्लोज है, तो जब काफी क्लोज है तो हम दोनों एक दूसरे को किसी मतलब जब दोनों काफी क्लोज है तो किसी से भी किसी को डिनोट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखिए इसको हम P से क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अगर ये P हो जाएगी तो PO मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये मेरा PC जो होगा वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये मेरा जो PI हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ये MO, MC, MI जो है इन सारे चीज को इस तरह से हम लोगों ने लिखा ताकि MP बन जाए और P बन जाएगा तो हम लोग पोल से ही हर डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इजीली हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दैट इसके बाद आप लोग यहां लिखेंगे दैट इंप्लाई दैट म्यू1 इनटू 1 अपॉन MO है, तो अगर 1 अपॉन MO है तो 1 अपॉन MO मेरा क्या है, ठीक यहां पे लिख लीजिएगा एक मिनट के लिए, इससे पहले आप यहां लिख लीजिएगा फॉर पैरेक्सियल रेज distance can be measured, distance may be measured from P at place in place of M। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस को हम लोग पोल से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज। ये सारे इसकी डिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं, मतलब मेजरमेंट करने का तरीका होता है। तो सिमिलर में आप लोग का यहाँ पे जो है ना, मैं ये P और M जब काफी क्लोजली है तो हम लोग क्यों नहीं उस M को P से रिप्लेस कर दे। तो आप देखिए म्यू1 इंटू 1 अपॉन MO को हम लोग लिख सकते हैं PO, मतलब जहां जहां M है ना उसको मैं P से रिप्लेस कर देता हूं, प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू म्यू2 इंटू ये आपका 1 अपॉन MC है जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन MC को लिख सकते हैं क्या PC, माइनस 1 अपॉन MI को लिख सकते हैं PI। ये चीजें आ गई। अगर यहां तक ये सारी चीजें आ गई तो आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये मेरा PO क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मेरा PI क्या है इमेज डिस्टेंस, फिर मेरा ये PC क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। तो इस केस में मैं इसको लिख सकता हूं म्यू1 इंटू 1 अपॉन PO, PO को मैं क्या लिख सकता हूं U प्लस 1 अपॉन PC को मैं क्या लिख सकता हूं R
इज इक्वल टू म्यू2 है मेरा, म्यू2 क्या है मेरा, म्यू2 तो मेरा म्यू2 ही रहेगा इनटू 1/pc, pc मेरा क्या है r माइनस 1/pi, pi मेरा क्या है v। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे। बस हो गया, एक लाइन और है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा इधर वाला, आप लोग लिख लिया होंगे। इस चीज को अगर मैं यहां पे लिखूं, लिखिएगा पहले यूजिंग साइन कन्वेंशन या न्यू साइन कन्वेंशन भी लिख सकते हैं, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। तो उस केस में मैं आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो है, आप जानते हैं कि न्यू साइन कन्वेंशन के तरफ अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, अदरवाइज सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो आपका यू है इसको आप क्या करेंगे, नेगेटिव बना देंगे। ठीक, एक लाइन लिख करके आप लोग लिखें, डायरेक्ट मत लिखेंगे। देखिए μ1 इंटू 1/, ये जो आपका u है डायरेक्टली लिख दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। क्यों हुआ, तो यहाँ पे मैंने आपको रीजन लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन है आपका, ये आपका नेगेटिव हो गया, आर आपका पॉजिटिव होता है, फिर आपका आर भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो μ1/u नेगेटिव में, फिर आपका ये μ1/r इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v। अब मैं यहां से क्या करता हूं, दैट इंप्लाई दैट ये जो आपका μ1 और μ2 है, ये दोनों ये इस लाइन को एक साथ कर लेते, दोनों टर्म को, इसको अगर मैं राइट में ले आया तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, इसको अगर मैं राइट में कर दिया तो क्या होगा, μ2 माइनस μ1/r। तो ये जो हो गया ना, रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस हो गया। तो मैं जो ये फॉर्मूला लाया हूं, ये आपको ओनली किसके लिए लाया हूं, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। बट यही फॉर्मूला आपको कॉनकेव सरफेस के लिए भी लाना है। बट एग्जाम में जब आप देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दिया है तो आपको कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस दोनों में बना देना चाहिए। अगर 3 नंबर में पूछा है तो आप ऐसा करें कि कॉन्वेक्स सरफेस में बना दे और कॉनकेव सरफेस के लिए लिख दे, सिमिलरली वी कैन शो फॉर कॉनकेव सरफेस। तो इस तरह से हम लोग बच सकते हैं आराम से प्रूफ करने के लिए कॉनकेव सरफेस में। तो ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस में हो गया। बट मैं आप लोगों को कॉनकेव लिखा गया, अच्छा कॉनकेव तो ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस में मैंने बता दिया। बट मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को कॉनकेव सरफेस में भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग कॉन्वेक्स सरफेस में सीख गए। अब देखिए मैं कॉनकेव सरफेस में कैसे बताता हूँ वो देखिए। बस कुछ नहीं, इसी तरह से सारा चीज मिलेगी, बस उसमें इसमें फर्क इतना ही रहेगा कि जैसे जितना चीज मैंने आपको पढ़ाया है ना, जितना लाइन लिखा है, यही लाइन सारी मैं वहां पे भी यूज करूंगा, थोड़ा भी चेंज नहीं करूंगा। सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक दो जगह जो है ना मैथमेटिकली जो होती है ना वो उलट जाती है। देखिए इस फिगर को मिटाते हैं, सेम फॉर्मूला अगर मुझे, क्योंकि वो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स से सेपरेटली नहीं पूछता, वो सिंपल कहेगा स्फेरिकल सरफेस। अगर वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कर दे तब तो आप आराम से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपको कहेगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपको स्फेरिकल कहेगा तो आपको दोनों करना ही पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछता है। यहाँ पे देखिए, चलिए तो अब हम लोग लेते हैं कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस इस तरह से होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। मान लिया आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और मान लिया ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे इंसिडेंट किया, लाइट रे इंसिडेंट किया तो इमेज आपका बनेगा। इमेज बनेगा तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, ये डेविएट कर गया। डेविएट क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ पे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर किया था। मान लिया कि आपका ये μ1 है, ये आपका μ2 है। अब ये क्या हुआ कि डेविएट कर गया। अब दूसरा लाइट रे को आपने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इसको क्या किया, इंसिडेंट कर दिया। तो ये जो होगी तो इधर, ये तो आपका इधर जा रहा है, इधर तो एक दूसरे को मिलने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, डेफिनेट रूप से डाइवर्ज करेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये उधर चले गई, तो हमने इसको क्या किया, बैक में कर लिया इसको। अगर मैं इसको बैक में कर लिया तो ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे दोनों मिल गया। इसको मैंने मान लिया आई हो गया,
ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए इस सुविधा के लिए मैं इस तरह का फिगर ड्रॉ करता हूँ। ऐसा करने का मतलब ये मत समझिएगा कि लाइट रे इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे डिफरेंट केस, अगर उस तरह से लीजिएगा ना तो मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को इजीली समझाने के लिए क्या करता हूँ कि इस तरह से लाइट रे को इंसिडेंट करता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका इमेज यहाँ बन गया। अगर मैं इसको मान लिया कि ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, इसको मैंने मान लिया कि मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा है, और यहां से ये जो है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं अलग से मिला लेता हूं। ये मान लिया मेरा थीटा, ये मेरा क्या थीटा है, और मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका मैंने मान लिया m। इसको मैंने क्या मान लिया m, और इसको अगर मैं m मान लिया और इसको मान लिया कि ये मेरा पॉइंट a है, मेरा पॉइंट क्या है a है, तो अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते, देखिएगा स्पेस नहीं इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या करते हैं वही सारा चीज जो लैंग्वेज मैंने लिखा था ना वही चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे केवल ये लिख लीजिएगा टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। और जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना आपका ये आपका पोल है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आई आपका इमेज ऑफ ओ है, और ओ जो है मेरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज आप लोग लिख लेंगे। म्यू1 म्यू2 तो आप लोग जानते हैं। इसके बाद क्या करना, डायरेक्ट जो हम लिखने वाले हैं वो सारी चीज तो लिखना ही है, वो तो कॉमन ही है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AO। अच्छा एक बात और भी है, मैं भूल गया, देखिएगा ध्यान से, ये मेरा एंगल क्या होगा, आई होगा, क्योंकि ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। इसके बाद ये मेरा एंगल क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये मेरा आई और आर जब मिल गया तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AOI, इन ट्रायंगल AOI, अगर ट्रायंगल AOI की मैं बात किया तो यहां से आई बराबर क्या कहूंगा, या बीटा बराबर आई प्लस अल्फा। सो यहां से आई बराबर क्या कर सकते हैं, अल्फा, आई बीटा बराबर में क्या हो गया आई प्लस अल्फा। अगर मेरा आई प्लस अल्फा हुआ तो आई बराबर मेरा क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया। और इसके बाद इन ट्रायंगल AOI के बाद दूसरा आता है आपका इन ट्रायंगल AIC। अगर मैं AIC की बात किया तो यहां से क्या कर सकता हूं, थीटा बराबर आर प्लस बीटा, दैट इंप्लाइज दैट थीटा बराबर आर प्लस बीटा हुआ, तो यहां से क्या कर सकता हूं, आर बराबर थीटा माइनस बीटा। ये चीज मुझे मिल गया, आर बराबर थीटा माइनस बीटा निकल गया। अब अगर यहां तक निकल गया, ये कैसे होता है आप लोग जानते होंगे, आपका किसी भी ट्रायंगल का जो होता है वन साइड को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो आपका अपोजिटली एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक, तो उसी एंगल उसी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मैंने लिखा है। अब यहां तक अगर आप लोग समझ गए ये कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बना के बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस साइड को अगर मैं बढ़ा दिया और इसका मान लिया कि आपको इसको मैं 3 से डिनोट किया, इसको 1 2 से डिनोट किया, इसको मान लिया 5 से डिनोट किया, इसको 1 2 से, तो एंगल 5 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। यही होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो वो उसी प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे दोनों का ये एक्सप्रेशन ले लिया। इसके बाद में क्या किया, डायरेक्ट लिखूंगा यूजिंग स्नेल्स लॉ, और सारी कंडीशन वही है, पैरेक्सियल ले के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये तो जानते हैं, ये μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, और इसके बाद डायरेक्ट लिखना फॉर पायरेक्सियल। पायरेक्सियल रे के लिए आप लोग जानते हैं क्या, sin i बराबर i बराबर 10i एंड sin r बराबर 10r। तो उस केस में मैं इसको कह सकता हूं μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, दैट इंप्लाइज दैट μ1 इनटू i जो है मेरा वो क्या है, बीटा माइनस अल्फा है, तो इसको लिख देंगे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 इनटू r जो है मेरा वो क्या है, थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, दैट इंप्लाइज μ1 बीटा का वैल्यू जो है मेरा क्या हुआ, बीटा को अगर मैं 10 बीटा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अल्फा को मैं 10 अल्फा लिख सकता, दैट इज इक्वल टू दैट विल बी μ2 इनटू 10 थीटा माइनस 10 बीटा। चलिए, तो यहां से मेरी ये एक्सप्रेशन मिला μ1 इनटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू μ2 इनटू 10 थीटा माइनस 10 बीटा। अब देखिए इसके बाद इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा,
देखिएगा यहाँ तक आ गया। अब इस फिगर में मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एम मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं टेन बीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं एम अपॉन एम आई, दैट इंप्लाई दैट म्यू1 इनटू टेन बीटा को आप लिख सकते हैं एम अपॉन एम आई, तो इसको लिख लीजिए एम अपॉन एम आई माइनस टेन अल्फा जो है आपका टेन अल्फा बराबर एम अपॉन एमओ इज इक्वल टू म्यू2 इनटू यहाँ पे आपका टेन थीटा बराबर आपका क्या होगा एम अपॉन एम सी माइनस टेन बीटा है तो टेन बीटा बराबर आपका क्या होगा एम अपॉन एम आई। इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है फॉर लिख सकते हैं सिंस एम इज क्लोजली सिचुएटेड टू पी, मतलब एम और पी काफी क्लोज है, इसलिए मैंने एम इज सिमिलर टू पी लिख दिया था, इसका मतलब होता है कि दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज है। हम लोग उसकी ऐसे भी लिख सकते हैं एम बराबर पी, एक दूसरे के काफी करीब है क्योंकि पायरेक्शियल है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप लोग आराम से सिंस हियर वी कंसीडर ओनली फॉर पायरेक्शियल रे, तो सबसे पहले तो आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल भी नहीं होगा, उसके बावजूद क्या होगा कि आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद एम और पी जब काफी क्लोजली है तो उस केस में एम कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी, दैट इंप्लाइज दैट म्यू1 इनटू एम को मैं उसी तरह से रख करके 1 अपॉन एम आई को लिख सकता हूं पी आई माइनस एम को मैं उसी तरह से मतलब ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एमओ को लिख सकता हूं पीओ इज इक्वल टू म्यू2 इनटू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। यहां तक आप लोग अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये म्यू1 जो है दैट इंप्लाई दैट म्यू1 को आप उसी तरह से छोड़ दें इनटू 1 अपॉन पीआई, ये देखिए तो पीआई मेरा क्या देखिए तो ध्यान से ये मेरा इमेज डिस्टेंस है, मतलब हो गया ये जो आपका है भी हो गया, फिर आपका पीओ पीओ आपका यहाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फिर मेरा ये पीसी पीसी मेरा क्या हो गया ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। चलिए अब यहां से लिख सकते हैं म्यू1 इनटू 1 अपॉन पीआई, 1 अपॉन पीआई को लिख सकते हैं 1 अपॉन पीआई मेरा क्या है पीआई, ये मेरा हो गया पीआई मेरा क्या होगा इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन पीओ, तो 1 अपॉन पीओ को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 अपॉन पीओ को आप इजीली लिख सकते हैं आर सॉरी हां यू 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 ठीक इज इक्वल टू ये आ गया। अगर आप लोग यहां तक लिख लिए तो इसके बाद जो आपका म्यू2 इनटू 1 अपॉन पीसी, तो म्यू2 इनटू 1 अपॉन पीसी, 1 अपॉन पीसी मेरा क्या हो गया 1 अपॉन पीसी का वैल्यू देखिए तो क्या आपका पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर माइनस 1 अपॉन पीआई, 1 अपॉन पीआई का मतलब क्या हो गया पीआई, तो पीआई मेरा तो इमेज डिस्टेंस होता है वो क्या होगा बी, ये आ गया। यहाँ पे एम ओ यहाँ पर एमसी होना चाहिए, लगता है मुझे गलती से लिखा गया है, हाँ यहाँ पर एमसी होना चाहिए, यहाँ पे एमसी हो तो यहाँ पे आर होना चाहिए, दैट इंप्लाइज दैट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया आर आ गया। अब मुझे क्या करना है सिंपली से साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो देखिए सारा का सारा लेफ्ट साइड में तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव यहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव सबका साइन दे दिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब सारे चीज को अरेंज कर लेते हैं, एक बार मैं साइन को भी अरेंज कर लिया, म्यू1 माइनस म्यू1 अपॉन भी माइनस माइनस प्लस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू2 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस म्यू2 अपॉन भी। अब मैं क्या करता हूं कि सारे टर्म को एक तरफ कर देता हूं, म्यू2 अपॉन भी माइनस म्यू1 अपॉन यू, ये आपका म्यू1 अपॉन पीओ एम अपॉन एम आई, एम अपॉन एम आई, ये तो सही है 10 बीटा हो जाएगा, और ये मेरा एम अपॉन एम सी, टेन अल्फा माइनस बीटा
लगता है कहीं गड़बड़ तो हम लोग नहीं कर दिए। म्यू2 अपन भी माइनस म्यू1 अपन यू वाले टर्म कहीं पे खत्म कैसे हो सकता है, m1 अपन mc, ये लगता है एमओ ही है, यहाँ पे भी पी होगा, तो इस केस में ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे यू होना चाहिए। ये आर होना चाहिए, तो यहाँ पे एमसी होना चाहिए, ये एम अपन एमसी। अच्छा, एक जगह हम लोगों ने गलती कर दिया, सॉरी, ध्यान से देखिएगा। आपका आई तो ये पूरा ना होगा, ये एंगल पूरा आई है ना, ये आपका नॉर्मल कर्व करता है, ये मेरा आई पूरा होगा। और इस केस में यहाँ पे जो मैंने आई लिखा था ना, एक आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। मैंने जो शुरू में वहाँ पे आपको सबसे पहले मैं लिखा था, इसी में इस फिगर के लिए जो मैंने निकाला था, और आई बराबर इस फिगर के लिए मैंने निकाला था, आई बराबर जो मैंने क्या लिख दिया था, बीटा माइनस अल्फा लिखा था ना, तो बीटा माइनस अल्फा की जगह पर आप लोग थीटा माइनस अल्फा लिख देना, ठीक। क्योंकि देखिए ये अगर पूरा एंगल आई है, तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल जोड़ करके थीटा होगा, तो थीटा बराबर आई बराबर थीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक। ये मैंने वहां पे लगता है गलती से क्या कर दिया, वो वाला लिख दिया, आप लोग ठीक कर लीजिए इसको, ठीक। ध्यान से लिखिएगा, जहां जहां भी आपको जहां जहां मैंने बीटा लिख दिया था, वहां पे आप लोग थीटा लिख दीजिएगा, ठीक। जहां जहां मैंने बीटा लिखा, उसके थीटा लिखा था, वहां पे क्या करना, बीटा लिख देना, और सारा चीज सही है। और अगर आप उस केस में बीटा देंगे, तो जहां जहां हमने, तो ये होगा बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा इधर लिखा था, सॉरी जहां जहां हमने, एक मिनट, सॉरी, आई बराबर बीटा माइनस अल्फा उस टाइम लिखा था, तो जहां जहां बीटा होगा ना, वहां वहां आप थीटा लिख देंगे। अगर जहां जहां बीटा होगा वहां थीटा लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें चेंजिंग आएगा। चेंजिंग कहां आएगा, तो जहां जहां आप इसे थीटा लिखेंगे, तो टेन थीटा, और टेन थीटा लिखेंगे, तो टेन थीटा यहाँ पे तो लिखे थोड़ा देर पहले, तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा ना, ये होगा, और टेन थीटा के लिए आपका एम अपॉन एमसी होगा, और एम अपॉन एमसी, फिर आपको ये एमसी की जगह पे क्या आ जाएगा, पीसी हो जाएगा, ठीक। और ये अगर आपका पीसी होगा, तो पीसी आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका आर आ जाएगा, ठीक। अब हो गया, वैसे ही थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं, ऊपर तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना, यू आपका यू है, सारा चीज सही है आप लोगों को, केवल वहीं पे हमने मिस्टेक कर दिया था, ये आपका पी ओ वाला सही था। ये केवल याद रखना, जहां जहां बीटा होगा वहां वहां थीटा लिख देंगे, ताकि वो टेन थीटा टेन बीटा में तब्दील हो जाए। चलिए यहां तक आपका आ गया। और ये जो जहां पे कहां पे चेंज करना है, ये आपको मैंने बता दिया है, केवल वहीं पे चेंज करना है जहां पे बीटा माइनस अल्फा लिखा हो, जहां पे बीटा माइनस अल्फा एक साथ आए, चाहे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, उस जगह पर ही चेंज करना है। मतलब शुरू में आपको जो दिखाया था वहां पे कर देना है बीटा माइनस अल्फा, जहां पे आई बराबर बीटा माइनस अल्फा है, वहां पे थीटा माइनस अल्फा लिख देना है, और जहां पे आपने लिखे हैं टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, उसके जगह पे क्या करना है, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा लिख देना है, और उसके जगह पे कहीं, उसके बाद कहीं करेक्शन नहीं करना, बस दो ही जगह करेक्शन करना है। जहां पे बीटा माइनस अल्फा होगा वहां पे लिख देना थीटा माइनस अल्फा, और जहां पे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा होगा वहां टेन थीटा माइनस टेन अल्फा। अब ये आपका म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू, इसके बाद जो आपका म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u, और इसको अगर आप इधर कर लेंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय r, ये आपका पहला एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि आपका रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस का जो एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने डिड्यूस कर लिया। तो ये जो हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो कंप्लीट रूप से आप लोग याद रखना कि रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस की अगर बात करें तो उसके लिए आपको दोनों केस का डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप एक केस का डिस्कशन करते हैं तो आप बचने की कोशिश करते हैं तो आप लिख सकते हैं लास्ट में सिमिलर वे। अगर आप मान लीजिए पहले
कॉन्वेक्स सरफेस पे शो कर दिए हैं, तो आप बाद में उसके बाद में लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट इन कॉनकेव सरफेस। और अगर आपका 5 मार्क्स का है क्वेश्चन तो आपको तो दोनों जरूर निश्चित रूप से आपको डिड्यूस करना चाहिए। और अगर 3 मार्क्स का दोनों कर देते तो और सुंदर होगा। और 3 मार्क्स में अगर आप पहला करके थोड़ा दूसरा को उसी तरह कर देते तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्क्स काट ले, ऐसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि एनफ है उसके लिए भी। तो आप लोग को इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, बस सिंपल है कि फिगर को सही से आप लोग अगर बना लेते हैं ना तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इसके बाद कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। तो अब इसके बाद हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑन ए लेंस डिस्कस करना है, थ्रू ए लेंस डिस्कस करना है। और आप लोग ध्यान से सीख लीजिए मेरी बात को, यही फॉर्मूला हम लोग वहां पे डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ ले और इस फॉर्मूले को याद कर ले कि रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r के बराबर होता है। ठीक, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग फिर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। और उसके लिए मैं इसी तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिड्यूस करके आप लोगों को बताने वाला हूँ, और एग्जामिनेशन में बराबर आप लोगों को चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, या अदर कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट का अपना आपका जो है हर एक टेस्ट में ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।